Hello guys, how are you? So shall we start class? Sounds good. तो चलिए चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। और वॉच बुक की क्लासेस के अंदर लगातार हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज आपको बढ़ती जा रही है। देखिए, भाषा बोलने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, और नॉलेज के साथ होनी चाहिए उसकी एक हैबिट, राइट। नॉलेज होना काफी नहीं होता, हैबिट भी जरूरी है। अगर नॉलेज भी है और हैबिट भी है तो आपकी इंग्लिश कमाल की बोलने वाली है। लेकिन अगर नॉलेज है और हैबिट नहीं है तो ध्यान रखना, इंग्लिश बोलेगी तो सही लेकिन फ्लुएंसी नहीं आनी। अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए इन योर लैंग्वेज, देन आपको करना ये होगा, आपको उस चीज की डालनी होगी हैबिट। यू विल हैव टू मेक अ हैबिट। और गाइस, हैबिट कैसे डलती है आपको पता है ना। किसी काम को आप लगातार करिए, करते 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 हमें उसकी आदत हो जाती है। तो लैंग्वेज को बोलने के लिए भी एक हैबिट डालनी होगी। जितनी ज्यादा आप भाषा को बोलेंगे, मानिए कि गाइस जिस तरह से लाइफ के अंदर आज तक आपसे इंग्लिश क्यों नहीं बोली, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर इंग्लिश के लिए कोई जगह नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, थोड़ी सी ना लाइफ के अंदर इंग्लिश की जगह बनानी पड़ेगी। यानी दिन में 24 घंटे आपके पास, उसमें अगर आप 12 से 14 घंटे जागते हैं और बोलते हैं, तो आप ये नोटिस कीजिए कितनी देर इंग्लिश बोलते हैं आप। अगर दिन में आधा घंटे भी अगर आप इंग्लिश का यूज नहीं कर रहे हैं, तो देखिए जब आधा घंटे के लिए भी इंग्लिश की जगह नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, तो इंग्लिश आपको किस तरह से आएगी। तो अगर इंग्लिश अगर आपको आनी है, आप चाहते हैं इंग्लिश आपको आए, तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा की जगह आपको इंग्लिश को देनी होगी अपने लाइफ के अंदर। उसके लिए नहीं कि स्पेशली रोज आपको क्लास अटेंड करनी है, इट्स मीन जितनी आ गया उसका यूज करना है। या तो प्रैक्टिस के तौर पे कीजिए, या किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के साथ कीजिए। इसलिए हमने ये वीडियोस बनाने चालू करे, ताकि इन वीडियोस के साथ आप अकेले नहीं, पूरी फैमिली के साथ इंग्लिश को सीख सकें और इंग्लिश को बोल सकें। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज हो जाए जिसके ऊपर हम सबकी कमांड हो। यानी ये नहीं कि हम सारे अंग्रेज बनना, अंग्रेज नहीं बनना, बट हमें सबको इंग्लिश आनी चाहिए। इट्स मीन जब हमें जरूरत पड़े तब हम इंग्लिश को बोल पाए, समझ पाए। तो इडियम्स की बातें चल रही थी और 2 पार्ट में इडियम्स के करा चुका हूं। आज तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, एक एक करके इडियम को समझते चलते हैं। बड़े मजेदार, आपको मजा आ रहा होगा इडियम्स को सीखने में। और हर इडियम एक ना सॉलिड मैसेज लेकर आता है, तो उस मैसेज को जरूर समझिएगा। हर इडियम के अंदर एक खास मैसेज छुपा हुआ है। चलिए, तो अगला इडियम है हमारा ही जस्ट इम्पॉसिबल। ही जस्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब जो चीज पॉसिबल ना हो, लेकिन यहां पर चीज के बारे में नहीं, ही के लिए बोला। ही जस्ट इम्पॉसिबल यानी ये इंसान इम्पॉसिबल है, इसे समझाया नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बात कहो वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जड़ बुद्धि होते हैं। उन्हें समझा कितना भी लो, मानने वाले नहीं है। कितना भी समझाइए, प्यार से समझाइए, डांट के समझाइए, कैसे भी समझाइए, लेकिन उनका हिसाब किताब ये है, खटोला यहीं बिछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कितना भी समझा लो। तो गाइस, ऐसे लोगों को बोलते हैं ही जस्ट इम्पॉसिबल, कि भाई वो इम्पॉसिबल है, चाहे कुछ भी हो जाए, समझा कितने भी लें। तो उसके लिए मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई, मैं आपको सुनाऊं। इसी ईडीएम के ऊपर है। एक बार क्या होता है, एक मोहल्ले के अंदर एक पतली सी गली थी। तो उसमें क्या होता है, एक आदमी एक भैंस ले आता है, वहां पर वो बांध लेता है। अब उस भैंस की वजह से भैंस गंदगी करती है, पेशाब करती, गोबर करती, गली में लोगों का निकलना मुहाल हो गया। अब लोगों ने वहां पर जब परेशानी ज्यादा हुई, पंचायत करी, उसे भी बुलाया, उसे भी बढ़ाई, देख भाई तूने यहाँ पर भैंस लाके बांध ली, सरकारी जगह पर गलत है। हाँ जी गलत बात है। कहते तो ये भैंस यहाँ पे गोबर करती है, पेशाब करती है, गंदगी फैलती है, ये वहाँ जी फैलती है। कि देख ये यहाँ से निकलने बढ़ने वालों को परेशानी कर रही है कि नहीं कर रही? हाँ जी कर रही है। तो ये बता, इतनी परेशानी कर रही है तो हमारी बात मान ले। कहें जी आपकी सारी बात मान तो ली, अब जब मैंने सारी बात मान ली तो एक बात मेरी भी मान लो। क्या ये भैंस यही बंधेगी? मैंने आपकी सारी बात मान ली, आप भी एक बात मान लो कि भैंस यही बंधेगी। तो ऐसे लोग होते हैं जस्ट इम्पॉसिबल, समझने वाले नहीं है। ही जस्ट इम्पॉसिबल। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, कितना भी समझा लो, समझने वाला नहीं है। पाकिस्तानी जस्ट इम्पॉसिबल, कितना पिट ले, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं समझने वाला, राइट। पाकिस्तानी जस्ट इम्पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और अगला है ही इज टॉक ऑफ द टाउन। ये टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है चर्चा का विषय। चर्चा का विषय मतलब जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें चल रही हो, वही होता है चर्चा का विषय। तो जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें चल रही हैं, तो बातें किसके बारे में चलती हैं? जिसने कोई बहुत बढ़िया काम करा हो या बहुत बेकार काम करा हो, राइट। अभी आपके मोहल्ले से कोई बच्चा आईएएस बन जाए तो पूरे मोहल्ले के, मैं कहता हूँ पूरे शहर में बात होने लगी, भाई वो बच्चा आईएएस बन गया, तो क्या होगा? पूरे शहर में बात चल रही है कि नहीं? तो भाई वहीं से कहावत बनी, ही इज टॉक ऑफ द टाउन। तो पहले क्या था, पहले ये न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर ये तो थे नहीं, तो क्या थे, एक कस्बे में बात रह जाती, तो वहीं से कहावत बनी टॉक ऑफ द टाउन, मतलब चर्चा का विषय। लेकिन अब तो कोई बात हो जाए तो पूरे देश में चर्चा हो जाती है। तो आप चाहे तो इडियम्स को थोड़ा चेंज कर लीजिए, ही इज टॉक ऑफ द कंट्री। तो टॉक ऑफ द टाउन की बजाय हम बोलेंगे ही इज टॉक ऑफ द कंट्री, यानी अब हमने इडियम को थोड़ा चेंज कर दिया, अपने हिसाब से बदल दिया। नेक्स्ट अगर चलते हैं, रूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। रूमर्स, अफवाहें,
मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है सही है गलत है क्या है, आपको रियलिटी नहीं पता, आपको फैक्ट्स नहीं पता, बस आपने सुनी सुनाई बातें हैं, राइट, सुना है केवल, तो उन्हें अफवाहें बोलते हैं। तो रूमर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर बोलते हैं जंगली आग, मतलब जब जंगल में आग लग जाती है ना, वो वाइल्ड फायर बोली जाती है। तो कहावत बनी रूमर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी जो अफवाहें हैं वो जंगल में आग की तरह फैलती हैं, यानी जंगल में आग फैलती है ना, बहुत तेजी से फैलती है। यू नो समटाइम जो सुपर फायर होती है जंगल में लगती है, उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। आप सोचिए 30 किलोमीटर पर आवर, अगर आप भागेंगे भी तो कितनी तेज भाग सकते हैं, कब तक भागेंगे? 30 किलोमीटर की स्पीड से आग फैलती चली जाती है जब जंगलों में सुपर फायर लगती है। तो गाइस जंगल में आग रूमर्स ऐसी हैं, जब फैलती हैं तो इतनी तेजी से फैलती हैं पूछो मत। और हमारे यहाँ तो इतनी अफवाहें फैलती हैं, आपने भी अपने मोहल्ले में बहुत सारी अफवाह सुनी होगी, कभी बंदर की अफवाह फैलती है, कभी चुड़ैल की अफवाह फैलती है, तरह तरह की अफवाहें रूमर्स हमारे यहाँ बहुत जल्दी फैलती हैं। और जब से ये फेसबुक और व्हाट्सएप आए तो इन्होंने तो रूमर्स को फैलाने में जंगल की आग को भी पीछे छोड़ दिया। भाई वो जंगली आग तो फिर भी 30 किलोमीटर पर आवर, ये तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज फैलती है, तो इसने तो बहुत तेजी से फैलाना चालू कर दिया है। तो शायद कहावत बदल जानी चाहिए। तो खैर, लेकिन कहावत अब भी वही है, रूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। लेकिन मैं कहूँगा डोंट बिलीव इन रूमर्स। रूमर्स में बिलीव मत कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए, जो बात आपने सुनी उसके फैक्ट्स क्या है, सच है या नहीं है। फेसबुक और व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी है गाइस, में सारे फैक्ट्स नहीं आते हैं, चेक कीजिए क्या फैक्ट्स हैं क्या फैक्ट्स नहीं है, तब उस पर बिलीव कीजिएगा, राइट। रूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगली आग की तरह फैलती हैं अफवाहें। चलिए नेक्स्ट है हमारा टू ऑफ ट्रेड सेल्डम एग्री। टू ऑफ ट्रेड मतलब एक जैसा व्यापार करने वाले लोग सेल्डम मुश्किल से ही एग्री सहमत होते हैं। मतलब दो लोग जो एक जैसा व्यापार करते हैं ना, उनकी आपस में कभी नहीं बनने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग एक ही बिजनेस कर रहे हैं, सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं, दोनों की दुकान आमने सामने, कभी बनेगी नहीं ना। वो चाहेगा कि इसके सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएं, ये चाहेगा उसके सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएं, दोनों में कभी बनने वाली नहीं है। तो इसलिए कहावत बनी है टू ऑफ ट्रेड सेल्डम एग्री। दो एक जैसा व्यापार करने वाले लोग, जैसे हिंदी में कहावत है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। म्यान एक है, तलवार एक ही रह सकती है, दो नहीं आ सकती। इस तरह होता है ना, एक घर में दो भाषाई हुई लेडी अगर एक साथ आ जाए तो रहना मुश्किल हो जाता है। मतलब वही सास बहू की बात कर रहा हूँ, क्यों इतनी लड़ाई होती है? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। क्यों? जो सास होती है वो भी कहीं दूर से बाहर से आई हुई होती है, बहू भी बाहर से आई होती है, लेकिन सास को लगता है मेरा घर, तो बहू को भी लगता है घर तो मेरा भी है। दोनों की पोजीशन एक जैसी होती है, राइट, आपस में लड़ मरती है। हर घर में सास बहू के झगड़े हैं। क्यों? टू ऑफ ट्रेड सेल्डम एग्री, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। देखा होगा ना सीरियल, सास भी कभी बहू थी। तो गई टू ऑफ ट्रेड सेल्डम एग्री, दोनों बहुएं थी, तो दोनों की आपस में कभी नहीं बन पाती। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट है एवरी डॉग हैज इट्स डे, यानी हर कुत्ते का अपना एक दिन होता है। अंग्रेजी में कहावत है, हमारे तो खैर कहावत कुछ अलग है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि 12 साल में तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं, राइट। घूरा बोलते हैं कि जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, डंप, जिस एरिया में सारा कूड़ा लाकर इकट्ठा करा जाता है, तो उसे घूरा बोलते हैं। तो 12 साल में तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। मतलब एक दिन तो उसका भी आता है जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है कि वहाँ की भी सफाई होती है, उस जगह सफाई होगी, राइट, झाड़ू लगेगी, कलाई वगैरह डालकर बिल्कुल साफ कर देंगे। वो बात अलग है कि अगले दिन से फिर कूड़ा डालना है, लेकिन एक दिन तो आया। तो कहते हैं कि इंसान कितना भी कमजोर सही, एक दिन तो उसका भी आता है। कमजोर से कमजोर इंसान का भी एक दिन आता है, एक दिन के लिए तो वो भी राजा बन जाता है। तो कहते हैं एक दिन, मतलब कमजोर इंसान के हाथ में भी एक दिन पावर आ जाती है। इसी से कहावत बनी है एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते का अपने एक दिन होता है। मतलब यहाँ पर कुत्ते से तो नहीं है, तो इंग्लिश में कहावत बनी है, हमारी सेंस अलग है। हमारे यहाँ तो ये कि इंसान कितना कमजोर से कितना बुरा से क्या तब सही, लेकिन एक दिन एक वक्त तो हर किसी का आता है, राइट। जब पावर उसके हाथ में होती है, सिचुएशन उसके हाथ में होती है, और बॉल, कहावत आई थी ना, द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इन हिज कोर्ट, उसके पाले में होती है उसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ध्यान रखना, इंसान कितना भी कमजोर, सबके मजाक मत उड़ा लेना। एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर किसी का एक दिन आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला इडियम है इट इज एडिशन इन ब्यूटी। एडिशन इन ब्यूटी मतलब एक कहावत और दो है, एक तो इट इज एडिशन इन ब्यूटी, और दूसरी है इट इज आइसिंग ऑन केक। और हमारी हिंदी में कहावत है सोने पे सुहागा। मतलब एक तो वैसे कोई अच्छी सिचुएशन हो, उस पर ना कुछ अच्छा और हो जाए। मतलब
पहले ही अच्छा है, उस पर थोड़ा सा अच्छा और हो जाए तो कहते हैं ना ये तो सोने पे सुहागा हो गया, कि सोना तो है ही, सुहागा और हो गया मतलब अच्छी सिचुएशन थोड़ा और अच्छा हो जाए। जैसा आपने कहीं टूर पे जाने का प्लान, पिकनिक पे जाने का प्लान बनाए और पिकनिक वाले दिन ना सुबह हल्की सी घटा और हल्की हल्की बारिश हो चालू हो जाए। कभी गए ऐसे मौसम में पिकनिक पे, मजा दुगना हो जाता है। एक तो पिकनिक और बादल छा रहे हो, बारिश हो रही हो, गाइस ऐसे में आप ताजमहल देखने जाइए, माइंड ब्लोइंग, शानदार मजा आ जाता है। कई बार हम टूर लेके जाते थे जिस वक्त, उस वक्त कई बार ऐसा हुआ कि हम टूर लेके जा रहे हैं, उस वक्त बारिश का मौसम हो गया, ताजमहल देखने का मजा दुगना हो जाता है। तो इसी को कहते हैं आइसिंग ऑन केक, मतलब सोने पे सुहागा। एक तो वैसी कोई अच्छी सिचुएशन हो और थोड़ा सा अच्छा और हो जाए। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक दिन क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम वाले दिन चल रहे थे, खाली जेब थी तो भूख भी लग रही थी, मैं मार्केट गया था, जेब में कुछ पैसे थे नहीं यार, खाएं क्या। अच्छा, एक दोस्त मिल गया तो बातचीत उससे चालू हुई, पता चला शादी हो गई। मैंने भाई बहुत गलत बात, उन्हें शादी में बुलाया भी नहीं, दावत मर गई हमारी। क्या बात कर रहा है, अब दावत खा ले। मैंने क्या बात है, भूख लग रही थी, इसमें खाने खिलाने वाला कोई मिल जाए कितनी बड़ी बात में, चल भाई। खैर दोनों ने बैठ के खाना खाया, खाना खाने के बाद कहने लगा भाई यहाँ कोई हलवाई की दुकान है। मैंने क्यों, कहले खाना हो गया, अब कुछ मीठा तो हो जाए। क्या बात है, इट इज आइसिंग ऑन केक, यानी खाना तो मिला ही मिला, साथ में मिठाई भी हो जाए तो सोने पे सुहागा। इसी को बोलते हैं सोने पे सुहागा, कि गाइस फ्री में खाना तो मिला ही मिला, उस वक्त जब भूख लग रही हो, ऐसे में मिठाई और मिल रही हो तो बात क्या है। इट इज आइसिंग ऑन केक या इट इज एडिशन इन ब्यूटी, यानी ब्यूटी तो है ही, उसमें एडिशन और हो गया, थोड़ी सी और सुंदरता जुड़ जाए तो बात क्या है। तो गाइस लाइफ में ऐसा होता रहता है, आई विश होता रहे आपके साथ भी, एडिशन इन ब्यूटी होता रहे, आइसिंग ऑन केक होता रहे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और हमारा अगला इडियम है डोंट सिंग योर ओन प्रेज, मतलब डोंट सिंग योर ओन प्रेज, अपनी तारीफ खुद मत करिए। यानी अब ये नहीं कि अपनी तारीफ खुद करोगे तो अपनी तारीफ की क्या वैल्यू होती है। एक कहावत और है, सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन, यानी जो अपनी तारीफ करते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू वो है जो तारीफ दूसरे आपकी करें। कुछ लोगों को हैबिट होती है, दे आर इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग देयर ओन प्रेज, मतलब अपनी तारीफ खुद मारते रहेंगे, मैंने ये कर दिया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे भाई आप क्या है, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो, कोई इंटरेस्टेड नहीं है जानने में आप हैं क्या। लेकिन कुछ लोगों को अपनी तारीफ मारने की बड़ी आदत होती है, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और एक्चुअल में कर कुछ नहीं पाते। उनको आदत होती है गप मारने की, बड़ी बड़ी छोड़ने की, ये अपनी तारीफ खुद गाने की। क्यों, दूसरे तो तारीफ करेंगे नहीं, उनकी कुछ ऐसा है ही नहीं जो तारीफ करें, तो जब दूसरे तारीफ नहीं करेंगे तो चल मैं खुद ही अपनी तारीफ कर लूं। सो डू यू सिंग योर ओन प्रेज, आप भी अपनी तारीफ खुद करते हैं क्या। यू शुड नॉट सिंग योर ओन प्रेज, खुद नहीं करनी चाहिए। तारीफ वो है जो दूसरे करें, इससे तो कोई तारीफ नहीं करे तो ठीक है, तारीफ के बिना ऐसे तो नहीं रोटी हजम नहीं हो रही, हजम हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। काम ऐसे कीजिए जो दूसरे लोग तारीफ करें। तो कहते हैं काम कीजिए तो ऐसा कीजिए कि दुनिया वाले ही कहते हैं देख इसे कहते हैं काम करना। गाइस ये लेसन मुझे मेरे टीचर ने दिया था, जिनके पास मैंने काम करना सीखा, बड़ा वैल्यूबल लेसन था। गाइस मैं एज ए ऑफिस असिस्टेंट उनके पास काम करने गया। मैं तारीफ अपनी नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीफ अपने टीचर की कर रहा हूँ, ध्यान रखना। दूसरे की तारीफ इसी तरह होती है। उन्होंने एक ऐसा लेसन मुझे जिंदगी में दिया जिससे मैंने बहुत बेनिफिट लिया, और मैं कहता हूँ आज मैं जो भी हूँ केवल उसी इंसान की वजह से हूँ जो उन्होंने मुझे लेसन दिया। तो मेरा काम था ऑफिस की सफाई करना, तो मैंने एक दिन ऑफिस की सफाई करी। उन्होंने आके देखा कि भाई ऑफिस की सफाई हो गई, मैंने कहा जी हो गई। देखिए कहाँ हुई है, देखो यहाँ गंदा है, यहाँ गंदा है, पर्दे के पीछे। मैंने जी पर्दे के पीछे कौन देख रहा है, कहले कोई नहीं देख रहा, आप तो देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए अब है एक चीज सीख देता हूं आपको कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। काम कीजिए तो ऐसा कीजिए दुनिया वाले कह दे इसे कहते हैं काम करना। झाड़ू भी लगाओ ना तो ऐसे लगाओ कि दुनिया वाले कहते हैं इसे कहते हैं झाड़ू लगाना। तो गाइस उस दिन से मैंने गांठ मार ली कि काम करो तो ऐसा करो दुनिया वाले कहते हैं इसे कहते हैं काम करना। राइट, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो दुनिया वाले कहते हैं इसे कहते हैं देख पढ़ना। पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि लोग कहें देखो इसे कहते हैं पढ़ाना। तो अगर कुछ भी काम कीजिए, बिजनेस कीजिए तो ऐसा कीजिए कि लोग कहें देखो इसे कहते हैं बिजनेस करना। एग्जाम्पल बन जाएं आप, एग्जाम्पल, लोग आपके नाम के एग्जाम्पल देके गए, देखिए इसे कहते हैं बिजनेस करना, इसे कहते हैं पढ़ाना, इसे कहते हैं मेहनत करना। तो जिस दिन आप एग्जाम्पल बनने लगे उस दिन दुनिया आपकी तारीफ खुद करेगी, आपको तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज मेरे टीचर ने मुझे शिक्षा दी, लेसन दिया। आज एज ए टीचर मैं आपसे कहता हूं इस कहावत नहीं है, एक लेसन है। जिंदगी में जो भी काम करें ना, छोटा हो बड़ा हो, मिक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम ऐसा कीजिए कि दुनिया वाले इसे कह दें इसे कहते हैं काम करना। झाड़ू भी लगाए तो ऐसे लगाओ कि दुनिया वाले ही कहते हैं इसे कहते हैं झाड़ू लगाना। लेसन दैट आई शेयर्ड विद यू, that changed my completely life,
एक मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी इस सेंटेंस ने, इस शिक्षा ने, इस लेसन ने। तो गाइज इस लेसन को जरूर अपनी लाइफ के अंदर यूज कीजिएगा। नेक्स्ट अगला आते हैं, और अगला है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। मतलब बिटवीन द डेविल, डेविल बोलते हैं राक्षस, एंड डीप ब्लू सी, डीप ब्लू सी यानी गहरा नीला समुद्र, एंड बिटवीन बीच में आप, एक तरफ राक्षस है, एक तरफ गहरा नीला समुद्र है, बीच में आप हैं। अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? राक्षस की तरफ जाएंगे, मार का खा जाएगा। गहरे नीले समुद्र की तरफ जाएंगे, डूब कर मर जाएंगे। तो जाएंगे कहाँ? एक तरफ कुआं, पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई। हिंदी में कहावत तो सुनी होगी ना, आगे गए तो मरे और पीछे गए तो मरे। इंसान फंस जाता है ऐसी सिचुएशन में। देखिए एक बार क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आपको याद हो, नीचे आग लग गई, बीच में लोग फंसे हुए थे, छत पे चले गए। अब क्या करें गाइस, अगर रुके तो मरेंगे, छत से कूदें तो मरेंगे। दोनों सिचुएशन में मरना ही मरना है, वरना धुआं उठेगा, धुएं में दम घुट के मर जाएगी। तो छत से कूदे, नीचे गिर के मरेंगे, रुके आग जला देगी। तो गाइस आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है इंसान, करे तो करे क्या। तो कभी आप भी ऐसी सिचुएशन फंस गए तो आप बोल सकते हैं आई एम बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, आई एम बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, कि आगे कुआं पीछे खाई, करे तो करे क्या। एक ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई, बड़ी मजेदार सिचुएशन थी। एक जगह एक रिलीजियस प्रोग्राम में मैं गया हुआ था, तो एक मैदान था, मैदान के कॉर्नर पर वॉशरूम बना हुआ था, राइट। तो मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं जैसे वॉशरूम की तरफ चला तो क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे बंदर थे। हापुड़ की घटनाएं, बंदर काफी सारे थे। तो जैसे मैं मैदान के वॉशरूम के पास पहुंचा, एक बंदर हैवी सा बंदर मेरी तरफ पीछे भाग के आया। तो बंदर से बचने के लिए मैंने वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाई और जल्दी से उसका दरवाजा खोल कर दरवाजा बंद कर लिया, वो बंदर से बचने के लिए मैं बच गया। लेकिन इस इंसिडेंट में हुआ क्या, जैसे मैंने दरवाजा बंद करा, मेरे ध्यान नहीं रहा कि दरवाजे के पास एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। जल्दबाजी में दरवाजा बंद करने में दरवाजा छत्ते पे लगा, छत्ता टूट गया और सारी मधुमक्खी बाहर। अब मधुमक्खी जैसे निकली, उनसे बचने के लिए मैंने फौरन दरवाजा खोल के बाहर की तरफ निकला, तो छत पे बंदर बैठा हुआ था वॉशरूम की। अब जैसे मैंने बाहर निकला ना, उसने सीधे मेरे बाल पकड़े। अब उससे बचने के लिए मैंने फिर दरवाजा बंद करा, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर मधुमक्खी घूम रही थी। अब दिक्कत ये, बाहर निकलूं तो बंदर, अंदर रहूं तो मधुमक्खी। बाहर निकलूं तो बंदर काट लेगा, अंदर रहा तो मधुमक्खी डंग मार के दुगना कर देंगी। करूं तो करूं क्या, आगे कुआं पीछे खाई, फंस गए कि नहीं। तो गई बड़ी भयंकर सिचुएशन हो जाती है। वो तो लकीली वहां पे एक हलवाई लगा हुआ था, उसने वो सिचुएशन देख ली, वो फौरन भाग के आया, उसने बंदर को भगाया। आई केम आउटसाइड, बच गए। बहुत बुरी हालत हो जाती है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला है बहुत शानदार कहावत है, Where there is a will there is a way, जहां चाह वहां राह। यानी गाइस चाह रख के तो देखो, राहें अपने आप निकल आती हैं। Where there is a will, will मतलब इच्छा। तो गाइस कहते हैं ना, जहां पे इच्छा होती है राहें अपने आप निकल आती है। इच्छा तो कीजिए, राइट। जब आप इच्छा रखेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए रास्ते भी बनाएगा। दिक्कत ये होती है, लोग प्रॉब्लम के डर की वजह से इच्छा ही नहीं करते, उन्हें पहले प्रॉब्लम दिख जाती है, भाई हम ये इच्छा करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएंगी। अगर आप पहले प्रॉब्लम के लिए सोचना चालू कर देंगे, इच्छा ही नहीं रखेंगे, तो रास्ते बनेंगे कैसे। ध्यान रखिए गाइस, जिंदगी में किसी भी चीज के पहले रास्ते तय नहीं होते, पहले इच्छा होती है, मुश्किलें होती हैं, उसके बाद रास्ते तय होते हैं। ऊपर वाला देखता है भाई मुश्किलों के बाद भी इसने अगर डिसाइड कर लिया है इच्छा का, राइट। आधे लोग तो इच्छा ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम इतनी दिख जाती है। लेकिन जो लोग जिंदगी में कुछ ठान लेते हैं करने की, फिर उनका बिल्कुल भी फोकस प्रॉब्लम की तरफ नहीं होता। जब ऊपर वाला देख लेता है भाई इसका फोकस प्रॉब्लम की तरफ नहीं है, राहें निकालनी चालू कर दो, राहें निकलती चली आती है। Where there is a will there is a way, जहां चाह वहां राह। इच्छा रख के देखो, राहें निकल आती हैं। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। तो गाइस ऐसी बहुत सारी स्टोरीज का कलेक्शन मैंने किया हुआ है, जो मैंने अपने दूसरे चैनल पे चालू करने वाला हूं, और कुछ मैंने स्टोरी डाली हुई भी हैं। बहुत ही शानदार सीख देने वाली वो स्टोरीज हैं, आपको मोटिवेट करने वाली हैं, और लाइफ का एक्सपीरियंस मैंने वहां पर शो किया है। और जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं उन किताबों का सार मैंने वहां पर दिया हुआ है अलग अलग स्टोरीज के जरिए। अभय साहनी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर जाकर इन सब स्टोरी को देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास है, तो यहाँ पे तो मैं ज्यादा टाइम आपका यूज नहीं करूंगा, लेकिन इन बातों के लिए जहां चाह वहां रह के आप बात जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, वहां पर बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो चलिए, वेयर देयर इज अ विल, जहां चाह वहां राह, देयर इज अ वे। इच्छा रखिए, राहें निकलती चली आती है। नेक्स्ट है आपका a lie has no legs to stand upon, यानी झूठ के पैर नहीं होते। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरे को छुपाने के लिए आप तीसरा झूठ बोलेंगे, तीसरे को छुपाने के लिए चौथा। कब तक झूठ बोलेंगे, कभी झूठ टिक नहीं सकता, क्योंकि झूठ के पैर ही नहीं होते। झूठ लंगड़ा होगा
चल ही नहीं पाएगा। आप पिक्चर देखने चले गए, पापा ने पूछा कहाँ गए थे, जी वो दोस्त के यहाँ पढ़ा रहा था, नाम बता। आप कहाँ से बताओगे, कहीं पढ़ रहे होंगे तभी तो बताएंगे ना, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे तो नाम कहाँ से बताएंगे। आप नाम बता भी देंगे, पिताजी का एड्रेस दे, अब बता एड्रेस कहाँ से देगा, नाम झूठा है तो एड्रेस भी झूठा ही देना पड़ेगा, क्योंकि किसी के यहाँ पढ़े ही नहीं। तो कहीं आप कितने भी झूठ बोल लीजिए वो टिक ही नहीं सकता, क्योंकि आपने ऐसा किया ही नहीं था। A lie has no legs to stand upon, भाई झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए कहावत बनी है, ध्यान रखिएगा। 100 झूठ बोलने से अच्छा है एक सच बोल दीजिए, सच बोल दीजिए, झंझट खत्म। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, झंझट खत्म है, कम से कम 100 झूठ तो नहीं बोलने पड़ेंगे, क्रेडिबिलिटी तो कम नहीं होगी आपकी। A lie has no legs to stand upon, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एज अ ट्विस्ट ऑफ फेथ, ये ट्विस्ट बोलते हैं। कई बार कोई चीज ये होता है ना, हमने हाथ को पकड़ के मोड़ दिया, ये ट्विस्ट करना बोलते हैं, यू आर ट्विस्टिंग हैंड। तो कई बार ऐसा होता है ना, कई बार किसी चीज में ट्विस्ट आ जाता है, जैसे मूवी में कहते हैं मूवी चल रही है, अचानक ट्विस्ट आ गया, राइट, पता चला हीरो की डेथ हो गई, कुछ बहरूपी आ गया उसका, तो एक ट्विस्ट आ जाता है अचानक, यानी एक मोड़ आ जाता है। पहले एक डांस भी था, जैसे होता है ना हिप हॉप या आजकल के डांस के टाइप होते हैं, इस तरह एक डांस का टाइप था पुराना, जिसे बोलते हैं ट्विस्ट। एक पुराना गाना भी आउट ट्विस्ट करें, तो उसमें ऐसे हिलते रहते थे डांस के अंदर, वो ट्विस्ट करते रहते थे बॉडी का। तो ट्विस्ट वहीं से आया, ट्विस्ट ऑफ फेथ, कि भाई किस्मत पलट गई, इंसान गरीब था अचानक अमीर हो गया, अमीर था अचानक गरीब हो गया, तो कई बार किस्मत पलट जाती है। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, गुजरात का एक कांग्रेस के लीडर थे, बहुत बड़े, बहुत राजशाही घराने से संबंधित। तो क्या हुआ, जब वो लीडर की डेथ हुई तो उनके पास 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, जिसे वो अपने नौकर के नाम कर गए। अब नेता की डेथ के बाद 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, अगर शायद 600 करोड़ ही, मैं थोड़ा गलत हूं तो आप इसे सही कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो 600 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर नौकर को मिल जाए, वो नौकर रहा, वो तो रातों रात मालिक बन गया भाई। तो उसने मेहनत करी नहीं ना, रातों रात किस्मत पलट गई। इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेथ, इसी को बोलते हैं ट्विस्ट ऑफ फेथ। अचानक कुछ ऐसा होना, लॉटरी लग जाना, आप करोड़पति बन गए, या अचानक बिजनेस चल रहा है, अचानक बिजनेस में कुछ ऐसा हो गया, आग लग गई फैक्ट्री में, बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए, तो ये ट्विस्ट ऑफ फेथ कहलाता है। तो लाइफ के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ होता है, हो जाता है कई बार कि अचानक किस्मत पलट जाती है एकदम। इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेथ। नेक्स्ट, स्टिल देयर इज अ सिल्वर ऑफ होप, मतलब अभी एक आशा की किरण बाकी है। सिल्वर ऑफ होप का मतलब होता है आशा की किरण, मतलब अभी सभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, अभी एक रास्ता खुला हुआ है, अभी सभी रास्ते बंद नहीं है। एक तरीका है जिस तरीके से ये काम कर सकते हैं, एक आशा की किरण बाकी है, शायद इस तरीके से काम हो जाए, तो उसी को बोलते हैं स्टिल देयर इज अ सिल्वर ऑफ होप, यानी अभी सभी रास्ते बंद नहीं हुए, एक आशा की किरण है जिससे उम्मीद है कि ये काम हो सकता है। Still there is a silver of hope. Next, it's never too late to mend. It's never too late to mend, मतलब हिंदी में कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, यानी जब आप जाग जाओ सुबह तो तभी हो गई। ये नहीं कि 12 बजे जागे तो अब 12 बजे के अब क्या करेंगे, चल दोबारा सो जा, ऐसा थोड़ी ना होता। 12 बजे उठे तो चलो कोई बात नहीं, लेट उठे तो क्या हुआ, सुबह तो हो गई। कहते हैं कि अगर आप सुधरना चाहते हैं तो कभी देर नहीं हुई, इट नेवर टू लेट टू मेंड। जब जागो तभी सवेरा का सेंस जब ही है कि जब आप किसी काम को करने के लिए डिसाइड कर लो वही राइट टाइम है। कोई सही टाइम का इंतजार नहीं किया जाता, कभी सही टाइम होता भी नहीं है गाइस, कभी फेवरेबल टाइम नहीं होता, टाइम तो आपको सही लाना पड़ता है। अनफेवरेबल टाइम में ही, अनफेवरेबल सिचुएशन में ही आपको काम शुरू करना पड़ता है। इतिहास गवाह है, बड़े से बड़े काम अनफेवरेबल सिचुएशन में ही स्टार्ट हुए, अनुकूल टाइम तो बाद में बनता चला जाता है। इट नेवर टू लेट टू मैन, तो जब आप जागो तभी सवेरा हो गया। किसी भी काम को करने के लिए कभी देर नहीं हुई। पढ़ना चाहते हैं कि भैया 50 साल की उम्र हो गई, अब क्या पढ़ेंगे, तो क्या हुआ, 50 साल की उम्र हो गई तो क्या पढ़ नहीं सकते। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती ज्ञान की। वाल्मीकि देखिए किस उम्र में जाके उन्हें ज्ञान मिला और वो महात्मा बन गए। तो गाइस कोई उम्र नहीं होती पढ़ने की, किसी भी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती। इंग्लिश सीखने के लिए आप सोचते हैं कि ऐसा भी रहा है कि मेरे पास 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के लोग भी आए कि नहीं मुझे इंग्लिश सीखनी है। क्यों? क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू लर्न इंग्लिश, इट नेवर टू लेट टू एक्शन, यानी किसी काम को करने के लिए कभी देर नहीं हुई। जब आपको लगता हो ये टाइम परफेक्ट है, जब चालू कर दीजिए। बिजनेस करने में कभी देर नहीं हुई, सीखने में किसी चीज को कभी देर नहीं हुई। जब आपको लगता है दिस इज द राइट टाइम, मुझे करना चाहिए, शुरुआत कर दीजिए, बिना सोचे समझे शुरुआत कर दीजिए। कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं होता, इट्स नेवर टू लेट टू मैन। और जब इंसान को लगता है सुधरने के लिए तो कभी देर नहीं हुई। जब लगता है मुझसे ये गलत हो रहा है, छोड़ दो, टाइम हमेशा परफेक्ट है। उसी से कहावत बनी है, इट्स नेवर टू लेट टू मैन, राइट।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगला हमारी कहावत है नियरर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। मतलब नियरर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन, यानी चर्च के तो सबसे पास और स्वर्ग से सबसे दूर। तो कहते हैं ना कि गाइस चर्च जाओ, कन्फेस कर लो, तो होता क्या है कि आपको अपने गुनाहों से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर एक बार चर्च जाने पर गुनाहों से मुक्ति मिल जाएगी, और जो पादरी पूरे दिन चर्च में रहते हैं उनका क्या, उन्हें तो फिर कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है कि नियर द चर्च, चर्च के तो सबसे पास और स्वर्ग से सबसे दूर, मर के ऊपर पहुंचा तो उसे भेज देना नरक में, राइट। तो मतलब जैसे हमारी हिंदी में कहावत है ना कि आंख का अंधा नाम नैन सुख, कि आंख का तो अंधा है, नाम है नैन सुख। हिंदी में कहावत है कि बजाज के घर कतरन का टूटा। बजाज बोलते हैं जो कपड़े का बिजनेस करते हैं उनके घर एक कतरन यानी कपड़े का टुकड़ा ढूंढने से नहीं मिलता। नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन, राइट। दिया तले अंधेरा, ये भी सुना होगा, दिया सबको रोशनी देता है, उसी के तले अंधेरा हो जाता है। नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन, फर्दर फ्रॉम हेवन। तो कई अच्छी कहावत बनी हुई है, नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। तो ये चर्च के ऊपर है, एक प्रीस्ट के ऊपर भी है, राइट। तो एक प्रीस्ट के ऊपर कहावत भी है कि प्रीस्ट गोज नॉट फर्दर देन द चर्च, प्रीस्ट गोज नॉट फर्दर देन द चर्च। मतलब मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मुल्ला जी कहाँ जाएंगे, मस्जिद ही जाएंगे नमाज पढ़ने। दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होती है, तो कहाँ जा रहे हैं मुल्ला जी, मस्जिद जा रहे हैं। तो हिंदी में कहावत बढ़ गई ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कि मुल्ला जी जाएंगे तो मस्जिद तक ही जाएंगे। तो प्रीस्ट गोज नॉट फर्दर देन द चर्च। तो जो प्रीस्ट है वो चर्च के आगे नहीं जाता, कहां जा रहा होगा, चर्च ही जा रहा होगा, और कहां जाएगा। तो एक कहावत बन गई कि भाई ये इंसान जा रहा है तो कहां जा रहा है, इस जगह जा रहा होगा और कहीं नहीं। तो एक कहावत अच्छी और बनी हुई है, प्रीस्ट गोज नॉट फर्दर देन द चर्च। शराबी जा रहा है, कहां जा रहा होगा, दारू के अड्डे पे जा रहा होगा और कहां जाएगा। पुजारी जा रहा है, कहां जा रहा होगा, मंदिर ही जाएगा और कहां जाएगा। घर की औरतें क्या कर रही होंगी, खाना ही बना रही होंगी और क्या करेंगे, पूरे दिन उनका काम क्या, प्रीस्ट गोज नॉट फर्दर देन द चर्च, औरत की दौड़ की चिंता। ये कहावत बन जाती है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने ये नहीं कहा साहब, ये तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल बताया, ऐसा होता है जनरली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीस्ट गोज नॉट फर्दर देन द चर्च हमारा हो गया, और अगला है हमारा स्टिल वाटर रन्स डीप। स्टिल वाटर रन्स डीप मतलब शांत पानी गहरा होता है। कहते हैं ना कि जिन लोगों पर ज्ञान होता है वो बड़े शांत होते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, जो गगरी ना कम भरी हुई होती है उसका पानी ज्यादा छलकता है। जो घड़ा, गगरी मतलब घड़ा, जो पूरा पानी भरा होता है ना उसका पानी कम छलकेगा, आधे घड़े का पानी ज्यादा छलकता है, राइट। थोता चना बाजे घना, यानी जो चना अंदर से खाली होता है ना वो ज्यादा आवाज करता है और भरा हुआ चना कम आवाज करता है। स्टिल वाटर रन्स डीप, जो शांत पानी होता है वो गहरा होता है। समुद्र में जाइए, राइट, किलोमीटर में होता है, शांत होता है। किनारे पे आ जाइए, राइट, पानी थोड़ा होता है लेकिन कितनी आवाज करता है, कितनी तेज आवाज करता है। झरने के पास चले जाइए, राइट, ज्यादा सा पानी इतनी तेज आवाज करता है। समुद्र के अंदर चले जाइए गाइस, इतना पानी आवाज ही नहीं करता। क्यों? स्टिल वाटर रन्स डीप, शांत पानी ही गहरा होता है। तो जो इंसान शांत है समझ जाइए नॉलेज है, गहरा है। और जो जितना ज्यादा उछल रहा है समझ जाइए इसके अंदर नॉलेज नहीं है, ये दिखावा कर रहा है, राइट। दिखावा करने वाले ना, कम नॉलेज वाले ही ज्यादा दिखावा करते हैं। जिन पे ज्ञान होता है वो शांत रहते हैं, ज्ञान का दिखावा नहीं करते, जरूरत पड़ने पर उस ज्ञान का यूज करते हैं। स्टिल वाटर रन्स डीप, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूजर। अ गिल्टी कॉन्शियस मतलब वो इंसान जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो, उस पर दोष लगाने का कोई फायदा नहीं होता। गाइस सजा क्यों दी जाती है? ताकि उसे गलती का एहसास हो जाए। लेकिन जिसे पहली गलती का एहसास है उसे सजा देने का कोई फायदा, वो पहले कह रहा नहीं जब मुझसे गलती होगी आपको जो सजा देनी है दीजिए, तो गाइस उसे तो सबसे बड़ी सजा माफ कर देना होता है। हाँ, अगर किसी को गलती का एहसास है तो, वैसे नहीं कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, फिर तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को पहली गलती का एहसास हो चुका है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो पछता भी रहा है, तो उसे सजा देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सजा देने से तो गाइस उसका पछतावा खत्म हो जाएगा। उसकी तो सबसे बड़ी सजा ही है उसे माफ कर दो, जिंदगी भर पछताता रहेगा, हाँ मुझसे ये गलती हुई थी। गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूजर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला है कुड यू ड्रॉप इन माई प्लेस। कुड यू ड्रॉप इन माई प्लेस मतलब किसी को घर पर बुलाने का एक इनफॉर्मल तरीका है, भाई साहब कभी हमारे यहाँ भी आ जाओ, कुड यू ड्रॉप इन माई प्लेस टुडे, आ जा सकते हो आप मेरे घर। तो किसी को अपने घर पे बुलाने का एक तरीका है, कुड यू ड्रॉप इन माई प्लेस, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे है दिस इज बोर्न ऑफ कंटेंशन। सॉरी टाइम नहीं है, दिस इज बोर्न ऑफ कंटेंशन। तो कहीं बोर्न ऑफ कंटेंशन बोलते हैं झगड़े की जड़, जिस चीज के ऊपर झगड़ा चल रहा हो,
अगर लड़ाई हुई है किसी ना किसी मुद्दे पे तो हुई है, तो कहते हैं ना लड़ाई की 3 ही जड़ होती हैं, जड़, जमीन और जोरू। मतलब जड़ हो गया आपकी संपत्ति, जमीन लैंड हो गई, जोरू मतलब वाइफ, लेडी। तो अगर लड़ाई हुई है तो इन्हीं 3 चीज के ऊपर हुई है, या तो संपत्ति के ऊपर हुई होगी, या फिर जमीन के ऊपर होगी, या फिर लेडी के ऊपर होती। महाभारत हो गई लेडी के ऊपर, तो राइट, द्रौपदी के ऊपर पूरी महाभारत हो गई थी। ओके, तो गई जड़ जमीन जोरू। इस और खैर द्रौपदी नहीं, शायद वहां पर जड़ और जमीन दोनों थी। दुर्योधन को पूरा किंगडम यानी राज्य चाहिए था। मेन तो उसलिए हुआ, द्रौपदी तो केवल एक बहाना था वहां पर। लेकिन कहा जाता है द्रौपदी की वजह महाभारत हो गई, लेकिन महाभारत उस राज्य की वजह से हुई थी। राज्य चाहिए था दुर्योधन को, इसके ऊपर महाभारत हुई थी। तो वैसे कहा जाता है कि लड़ाई के यही 3 जड़ हैं। तो जो भी लड़ाई की जड़ होती है उसी को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे इंडिया पाकिस्तान कहते हैं कि भाई कश्मीर के ऊपर दोनों देशों की लड़ाई चलती है, तो कश्मीर इज बोन ऑफ कंटेंशन, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर, कश्मीर इज बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ ये है। राइट, गुड। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है जो लोग ना थोड़े कम सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं। ऊंचा मतलब ऊपर जाके सुनते हैं, ऊंचा मतलब ये कम सुनाई देता है उन्हें। आपको उन्हें ना नॉर्मल बोलेंगे सुनाई नहीं देगा, तेज बोलेंगे तब सुनाई देता है। तो हार्ड ऑफ हियरिंग एज के साथ साथ होता चला जाता है कि थोड़ा कम सुनने लगते हैं, तो आप बोल सकते हैं ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। बहरा नहीं है, राइट, ही नो डीफ, डीफ नहीं है वो हार्ड ऑफ हियरिंग है। ओके, हार्ड ऑफ हियरिंग और डीफ में अंतर होता है। ओके, डीफ तो सुन ही नहीं सकता, हार्ड ऑफ हियरिंग सुन सकते हैं। तो कई बार आपने देखा ना भाई बहरा है क्या, अब एक बात बताओ, अगर वो इंसान बहरा है तो उससे आप बोलोगे, राइट? तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे आर यू डीफ, हम यहाँ पे बोलेंगे आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। भाई कम सुनता है क्या, बहरा है क्या? तो एक बहुत अच्छा डायलॉग भी है इंग्लिश के अंदर, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। ओके, कम सुनते हो क्या, बहरे हो क्या? तो अगर आपको किसी से बोलना हो ना, तो ये ना नहीं बोलना आपको आर यू डीफ, आपको बोलना है आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। क्या बोलना है? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। तो कहते एक अच्छी कहावत है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, यानी जो सुंदरता है वो कम महत्वपूर्ण चीज होती है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कोई चीज देखने में कितनी सुंदर है, इंपॉर्टेंट ये कि टिकाऊ कितनी है, क्वालिटी कितनी है। इंसान देखने में कितना अच्छा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका कैरेक्टर क्या है। इंसान देखने में बहुत अच्छा है लेकिन बदतमीजी करता है, बदतमीजी व्यवहार करता है, रहना पसंद करेंगे उसके साथ? नहीं ना। लेकिन इंसान देखने में अच्छा नहीं है लेकिन बहुत प्यार से बातें करता है, आपकी इज्जत करता है, तो गाइस आप उसे घर पे भी बुलाएंगे, आप उसके साथ रहेंगे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान देखने में कैसा है, फर्क ये है उसका कैरेक्टर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तो बिहेवियर, कैरेक्टर मैटर करता है। अगर कोई इंसान देखने में बहुत सुंदर है लेकिन कैरेक्टर खराब है ना, तो आप उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन देखने में कितना बुरा से लेकिन कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो आप उससे बिल्कुल मतलब करेंगे, घर भी बुलाएंगे उसे। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, सुंदरता स्किन डीप कम महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर। राइट, तो गाइस ये थे इडियम्स, और बहुत सारे इडियम्स हम लोगों ने स्टडी किए। तो गाइस इडियम्स के चैप्टर को ना बार बार देखना, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी ज्यादा बार देखें वो इडियम्स को ना थोड़ा रिपीट करना। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप 4 बार बोलेंगे तो आपकी जीभ को ना थोड़ी सी हैबिट पड़ जाएगी, क्योंकि जब तक हैबिट नहीं होगी। अब देखिए मेरा क्या है, आई बीन टीचिंग फॉर मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल के लगभग हो चुके हैं पढ़ाते हुए। तो 20 साल में मैं समझता हूँ हजारों बैचेस पढ़ाए हैं, हजारों बैचेस के अंदर इन्हें हजारों बार मैंने बोला है। तो क्या ना, आई हैव गॉट फ्लुएंसी, मुझे तो आ चुकी है फ्लुएंसी। अब आपको वो फ्लुएंसी लेकर आनी है। वो कैसा आएगा? जब आप किसी बात को लगातार बार बार कई बार बोलेंगे, तब आपके अंदर ये वाली फ्लुएंसी आ पाएगी। तो प्रैक्टिस कीजिए लगातार, आगे दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ, नई चीजों के साथ। जब तक के लिए फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू।